नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। अब गंदगी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का दिया नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत के अभियान की शुरुआत की है। शनिवार से शुरू हुआ अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा भी दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वच्छता अभियान की सफलता के बाद देश को गंदगी मुक्त बनाने पर जोर देना होगा। उन्होंने राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया और सभी कलेक्टरों से कहा कि 15 अगस्त तक अपने जिलों में अभियान सघनता से चलाएं। स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इससे कोरोना से युद्ध में भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले कोरोना जैसी आपदा आती तो क्या हम इसे रोक पाते? लॉकडाउन कभी सफल हो पाता? उस समय 60 करोड़ की आबादी खुले में शौच करने पर मजबूर थी। कोरोना के दौरान शौचालय न होता तो क्या होता? मोदी ने कहा, हर जिले के कलेक्टर गाँव में सामुदायिक शौचालय बनाएं व मरम्मत करवाएं। इस दौरान 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के मंत्र पर अमल जरूरी है। गंगा की निर्मलता को लेकर उत्साहजनक नतीजे पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यमुना को भी गंदे नाले से मुक्त कराना होगा। इसके लिए साझा प्रयास करना होगा। महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गंदगी सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का करती है। गंदगी गरीब से उसकी ताकत छीन लेती है। गांधी ने स्वच्छता को अपने आंदोलन का मूल बनाया। बच्चों के सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में गांधी चश्मे के आकार का गेट और महात्मा को 3D में देखना अच्छा लगेगा। बापू को उनकी आवाज़ में सुनना बहुत भाया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र आने वालों का स्वागत स्वच्छता रोबोट पर कर रहा है। यहाँ आने वालों को आधुनिक भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। नियंत्रण रेखा पर हाईवे से जुड़ेगी पहाड़ों की खूबसूरत चोटियाँ। योजना परवान चढ़ी तो कश्मीर जल्द ही विश्व पर्यटन में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा के साथ साथ लगभग 600 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग से लद्दाख के द्रास के बीच बनने वाला यह हाईवे हिमालय की कई चोटियों से होकर गुजरेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम के अनुसार यह हाईवे पहाड़ों के बीच 12 से 13 लंबी सुरंगों से होकर गुजरेगा। हाईवे के निर्माण पर करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। BR सुब्रमण्यम के अनुसार गिलगिट बाल्टिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा के साथ पहाड़ों की चोटियों पर मनोरम प्राकृतिक स्थल है। कोई भी गुलमर्ग की सुंदरता से कम नहीं है, लेकिन अभी वहां तक जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हर चोटी पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। इन चोटियों पर पर्यटकों का जाना संभव नहीं हो पाता। अधिकांश देशी विदेशी पर्यटक केवल गुलमर्ग तक ही पहुंच पाते। श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच गुलमर्ग खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ सर्दियों में खेलों का आयोजन भी किया जाता है। जाहिर है कि नया हाईवे बनने से गुलमर्ग समेत कई पर्यटक स्थलों का विकास होगा। सुब्रमण्यम के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार ने इस योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है और इसके लिए सेना की राय ली जा रही है। नियंत्रण रेखा करीब करीब होने से यह हाईवे सामरिक दृष्टि से भी अहम साबित हो सकता है। हालांकि अभी इसकी DPR या नक्शा नहीं तैयार हुआ। हाईवे कब तक तैयार होगा यह भी साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन को उम्मीद है कि जिस तरह से घाटी में आतंकी वारदातों में कमी आ रही है, इससे आने वाले सालों में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी इजाफा होगा। तो बहुत ही अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 साल में हमारा कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग होगा। दिव्य वृक्षों की बगिया के बीच होगा मंदिर। राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के मॉडल की मनोहर छवि तो आपने देखी ही होगी। आज हम आपको इसके भीतर सौंदर्य का दर्शन कराएंगे। आइए हमारे साथ दिव्य वाटिका से घिरे हुए सुरम्य परिसर के सैर चलिए। लेकिन ध्यान रखिए, मंदिर का दूसरा तल आपके बंद है। यह तल मंदिर को ऊंचाई और भव्यता देने के लिए है, दर्शन पूजन के लिए नहीं। मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ इसकी आंतरिक रूपरेखा जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। इससे मन मस्तिष्क में राम मंदिर की जो छवि बन रही है वह बेहद अनुपम है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए आस्था सहित औषधीय महत्व के वृक्षों की मनमोहक वाटिकाएं हैं। इस कल्पना को मूर्त रूप देने की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों रोपे गए पारिजात के पौधे से हो चुकी है। परिसर में नक्षत्र, पंचवटी और हरिशंकरी वाटिकाएं भी लगाई जा चुकी हैं। पर्यावरण की दृष्टि से पूरा परिसर सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। भारत चीन पर दुनिया का बहुत कुछ निर्भर। जयशंकर बोले,
चीन के करीब है भारत। विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडिया एट 75 समिट के दौरान आतंकवाद और ग्लोबलाइजेशन के मुद्दे पर खुलकर बात की। समिट में उन्होंने कहा कि मैं आपसे ग्लोबलाइजेशन की एक अलग परिभाषा को देखने के लिए कहूँगा। ये वैश्विक मुद्दे हैं जिनमें कोई नहीं बच सकता। जलवायु परिवर्तन, महामारी, तेजी से पलायन, ये अहम मुद्दे। मुझे लगता है आतंकवाद से कोई नहीं बच सकता। मेरे लिए वास्तव में यही ग्लोबलाइजेशन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग देश दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भरता से असहज है। 21वीं सदी वैसी ही है जिनमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत थी, लेकिन हम पिछले 5 साल या इससे ज़्यादा वक्त में कहें कि देश अपने जीवन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। समिट ने उन्होंने कहा कि कई सारे देश और राजनीतिक विचारक आज के वक्त में मेरिट और वैल्यू को पहले से ही ज़्यादा स्वायत्तता देखते हैं। इसका एक बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन न्यायपूर्ण नहीं रहा है। भारत और चीन के रिश्ते पर एम जयशंकर ने ऐसा कहे कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक दिन हमारे तीसरे पायदान पर होंगे। हम दोनों देशों का समानांतर उदय देख रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। वहीं जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पूर्ण सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई। पाकिस्तान की धमकी पर सऊदी अरब सख्त, बंद की तेल आपूर्ति। कश्मीर मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को दो फाड़ कर देने की धमकी देना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में तेल देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है, पर सऊदी अरब कोई ध्यान नहीं दे रहा। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने दिवालिया होने से बचने के लिए 2018 में सऊदी अरब से $6.2 अरब, करीब 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कर्ज पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3.2 अरब का तेल उधार में देने का प्रावधान किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस प्रावधान की मियाद 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। इसका अब तक नवीनीकरण नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए कर्ज में से $1 अरब की किस्त समय से 4 महीने पहले चुका दी है। इसके लिए उसे चीन से उधार लेना पड़ा। वह बाकी कर्ज चुकाने के लिए भी चीन का मुंह ताक रहा है।